ट्रेडर के मौके संभावनाओं पर चिंतन। संभावनाओं के बारे में सोचने का वास्तविक अर्थ क्या है और व्यक्ति के लिए सतत सफल ट्रेडर बनने के लिए यह जरूरी क्यों है। यदि आप पल भर रुककर इस अंतिम वाक्य का विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि मैंने सततता को संभावनाओं की गतिविधि बनाया है। यह विरोधाभासी लगता होगा। किसी को अनिश्चित संभावनाओं वाली घटना से सतत परिणाम कैसे मिल सकते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें बस जुआ उद्योग को देखना है। लोगों को अपने कैसीनो की तरफ आकर्षित करने के लिए उद्योग अपने होटलों का विस्तार करने में बिलियन नहीं तो कई 100 मिलियन डॉलर जैसे भारी भरकम रकम खर्च करते हैं। यदि आप लास वेगास गए हैं तो आपको पता होगा किसकी बात कर रहा हूँ। गेमिंग कॉरपोरेशन जुआ उद्योग भी अन्य उद्योग के जैसा ही है। उन्हें भी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को और बाद में अपने शेयर धारकों को भी अपने एसेट आवंटन को नियोजित करने सिद्ध करना होता है। आपके विचार से वे होटलों और कैसीनो पर किए इतने बड़े खर्च को कैसे नियोजित सिद्ध करते होंगे, जिसका मुख्य काम ऐसे कार्यक्रम से कमाई करना है जिसकी पूरी तरह अनियमित परिणाम मिलते हैं। विरोधाभास, अनियमित प्रभाव, सतत परिणाम। यह एक दिलचस्प विरोधाभास है। कैसीनो दिन प्रतिदिन और वर्ष प्रतिवर्ष सतत गुना कमाते हैं जो ऐसा कार्यक्रम से मिलता है जिसके विशुद्ध अनियमित परिणाम है। इसके साथ ही ज़्यादातर ट्रेडर यह मानते हैं कि बाजार व्यवहार के परिणाम अनियमित नहीं होते, फिर भी इनसे सतत मुनाफा नहीं मिलता। क्या एक सतत नियमित परिणाम के सतत नतीजे और अनियमित परिणाम से अनियमित अक्रमिक नतीजे नहीं मिलने चाहिए? कैसीनो मालिक, अनुभव। जुआरी और अच्छे ट्रेडर्स को जो अच्छी तरह पता है वो समझना आम ट्रेडर के लिए आसान नहीं। जिन कार्यक्रमों के संभावित परिणाम होते हैं उनसे सतत नतीजे मिल सकते हैं यदि आप संभावनाओं को अपने पक्ष में कर लें और ऐसे कार्यक्रमों की संख्या कम नहीं है। अच्छे ट्रेडर्स ट्रेडिंग के आंकड़ों के खेल की तरह लेते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कसीनो और पेशेवर जुआरी जुए को लेते हैं। इसके उदाहरण के लिए ब्लैक जैक का खेल देखते हैं। ब्लैक जैक में कैसीनो को खिलाड़ियों से करीब 4.5% बढ़त हासिल होती है जो उन नियमों पर आधारित है जिनका खिलाड़ियों को पालन करना होता है। इसका अर्थ है यदि नमूना आकार बड़ा हो खिलाड़ियों की संख्या तो कैसीनो का खेल में दांव पर लगे हर डॉलर के बदले 4.5 सेंट शुद्ध मुनाफा होता है। अब इस 4.5 सेंट की औसत को बड़ी जीत हासिल करने वाले सभी खिलाड़ियों जैसे सभी जिस तरह के शामिल होते हैं, हारने वाले सभी खिलाड़ियों और इनके बीच के सब लोगों में बांट दो तो दिन, सप्ताह, माह या वर्ष के अंत पर कैसीनो को दांव पर लगी कुल रकम पर करीब 4.5% का मुनाफा होगा। यह 4.5% कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं लगती होगी, लेकिन इस नज़रिए से देखें, मान लीजिए कैसीनो के सभी ब्लैक जैक टेबल पर वर्ष भर में कुल 100 मिलियन डॉलर्स का दांव लगा तो कैसीनो ने शुद्ध 4.5 मिलियन कमा लिए। जुआरी संभावनाओं की इस प्रकृति को समझते हैं कि हर खिलाड़ी इसे रणनीति रूप से अन्य खिलाड़ी से स्वतंत्र होकर खेलता है। इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक खिलाड़ी एक अलग घटना है जिसमें परिणाम तुलनात्मक रूप से पिछले खेल और अगले खेल से अनियमित होंगे। यदि आप हर खिलाड़ी पर ध्यान दें तो उसे जीतने और हारने वाले दांव का अनियमित और अनिश्चित वितरण होता है। यदि खेलने वाली खिलाड़ियों की संख्या अधिक हुई तो वह पैटर्न उभर कर आएगा जो सतत, निश्चित और आंकड़ों की दृष्टि से विश्वसनीय परिणाम होगा। संभावनाओं पर विचार करने को यह चीज़ कठिन बताती है। इसके लिए धारणा की 2 परतों की आवश्यकता होती है जो सतही रूप से एक दूसरे की विरोधाभासी प्रतीत होती है। हम पतली परत को माइक्रो लेवल, सूक्ष्म स्तर कहेंगे। इस स्तर पर प्रत्येक खिलाड़ी के परिणामों को अनिश्चित और अप्रत्याशित होने का विश्वास रखना होगा। आप इस अनिश्चित की वास्तविकता से परिचित हैं क्योंकि डेक पर हर नए दांव की सततता हमेशा अज्ञात वेरिएबल से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए आपको पहले से नहीं पता होता कि बाकी खिलाड़ी किस तरह खेलेंगे, क्योंकि वे अतिरिक्त कार्ड्स को स्वीकार या अस्वीकार कुछ भी कर सकते हैं। डेक की सततता पर कार्य कर रहा कोई भी वेरिएबल जिसे पहले से नियंत्रित या जाना नहीं जा सकता, वो किसी भी अन्य खिलाड़ी के परिणामों को दूसरे खिलाड़ी के मुकाबले अनिश्चित और अनियमित सांख्यिकीय रूप से स्वतंत्र बना सकता है। दूसरी परत माइक्रो लेवल, स्थूल स्तर, और इस स्तर पर आपको विश्वास रखना होगा खिलाड़ियों के परिणाम तुलनात्मक रूप से निश्चित और प्रत्याशित होंगे। इसमें निश्चितता सीमा उन स्तर और इस सतत वेरिएबल्स पर आधारित होगी जिन्हें पहले से नहीं जाना जा सकता और जिसे दोनों में से एक पक्ष को लाभ बढ़त देने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है।
यहाँ मैं इन जिन स्थिर वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ वो खेल के नियम हैं, तो आपको जीत व हार का क्रम पहले से पता नहीं होता, सिवाय इसके कि आपसे अपरिवर्तित ताकत हो। आप तुलनात्मक रूप से निश्चित होते हैं कि यदि पर्याप्त दांव खेले गए हों तो जिसे भी बढ़त मिलेगी वो हारने से ज़्यादा जीतेगा। निश्चितता की सीमा इस पर निर्भर होगी कि वह बढ़त कितनी बेहतर है। यह खेल एक अनिश्चित में माइक्रो लेवल पर विश्वास रखने की क्षमता और इसके साथ ही माइक्रो लेवल पर खेल के प्रत्याशित होने पर विश्वास रखना है, जो कैसीनो और पेशेवर जुआरियों को उनके काम में प्रभावी सफल बनाता है। उनका हर दांव की विशिष्टता पर विश्वास उन्हें हर दांव के परिणामी का पूर्वानुमान लगाने का निरर्थक प्रयास करने से बचाता है। उन्होंने इस तथ्य को भली भांति सीख और पूरी तरह स्वीकार कर लिया है कि उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें सतत रूप से धन कमाने के लिए यह जानना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, तो वे हर एक दांव, व्हील स्पिन या पास फेंकने को भावनात्मक या किसी भी अन्य तरह के को अधिक महत्व नहीं देते। दूसरे शब्दों में, वे आगे या क्या होने वाला है इसकी वास्तविकता उम्मीद नहीं लगाते, ना ही उनमें अपने सही होने का अहम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके लिए प्रतिकूलताओं को अपने पक्ष में रखने और अपने काम को बिना किसी गलती करने पर ध्यान केंद्रित रखना आसान होता है। बदले में उनसे महंगी पड़ने वाली गलतियां की होने की उम्मीद भी कम होती है। वे शांत रहते हैं क्योंकि वे संभावनाओं, उनकी बढ़त को खुद खेलने की इच्छुक और प्रतिबिंब होते हैं। उन्हें पूरी तरह पता होता है कि यदि उनकी बढ़त अच्छी रही और खिलाड़ी अधिक संख्या में हुए तो असली विजेता वही होंगे। अच्छे ट्रेडर्स भी कैसीनो और पेशेवर जुआरियों की इसी सोच को रणनीति बनाते हैं। ये न केवल उनके लिए फ़ायदेमंद रहती है, बल्कि ट्रेडिंग में ऐसी रणनीति के समर्थन के लिए जरूरी आधारभूत गतिविज्ञान भी जुए जैसा होता है, जो दोनों के बीच सामान्य तुलनात्मक करने से यह साफ समझ में आता है कि पहली बात कि ये ट्रेडर, जुआरी और कैसीनो सभी ज्ञात व अज्ञात वेरिएबल्स पर काम करते हैं, जो हम ट्रेड और जुए के दांव के परिणाम को प्रभावित करता है। जुए में ज्ञात वेरिएबल्स खेल के नियम है। ट्रेडिंग में ज्ञात वेरिएबल्स उनके हर ट्रेडर के अपने नज़रिए से बाजार विश्लेषण में परिणाम मिलते हैं। बाजार विश्लेषण में बाजार में शामिल सभी भागीदारों की सामूहिक क्रियाओं में व्यवहार पैटर्न्स की तलाश जाता है। हम जानते हैं कि लोग एक ही तरह की स्थिति व परिस्थिति में बार बार एक ही तरह से काम करते हैं, जिससे उत्पन्न व्यवहार पैटर्न प्रत्यक्ष होते हैं। इसी तरह लोगों को एक समूह का दूसरे के साथ दिनों दिन, हफ्ता दर हफ्ता संपर्क में रहने से भी अपने को दोहराने वाले व्यवहार पैटर्न उत्पन्न होते हैं। इन सामूहिक व्यवहार पैटर्न को विश्लेषण टूल्स द्वारा तलाशा और बाद में पहचाना जा सकता है, जिसमें ट्रेड्स, लाइसेंस, मूविंग एवरेज, एलियस्टर या रेजिस्टेंस कुछ भी है जो हर ट्रेडर के लिए उपलब्ध है। हर विश्लेषण टूल हर पहचाने गए व्यवहार पैटर्न की सीमा को परिभाषित करने के लिए मानदंडों का उपयोग करता है। यह पहचान करने के यह मानदंड और सीमाएं ट्रेडर्स के ज्ञात बाजार वेरिएबल्स होते हैं। यह ट्रेडर्स के लिए वैसी हैं जैसे कैसीनो और जुआरियों के लिए खेल के नियम होते हैं। इससे मेरा मतलब यह है कि ट्रेडर का विश्लेषण टूल ज्ञात वेरिएबल्स होते हैं जो किसी भी सौदों की सफलता की संभावनाओं बढ़त को ट्रेडर के पक्ष में करते हैं, उसी तरह जैसे खेल के नियम सफलता की संभावनाओं कैसीनो के पक्ष में कर देते हैं। दूसरे, हमें पता है कि जुए के हर खेल में परिणाम बहुत से अज्ञात वेरिएबल्स काम करते हैं। ब्लैक जैक के अज्ञात कारणों में ताश की गड्डी फेंकना और खिड़की खिलाड़ी अपना दांव किस तरह खेलते हैं शामिल रहते हैं। क्रेप्स में पासा किस तरह फेंका गया है और रूलेट में चक्र घुमाने में कितनी ताकत लगाई है। यह सभी अज्ञात वेरिएबल्स प्रत्येक घटना के परिणामों में शक्ति के रूप में काम करते हैं, जिससे यह हर घटना दूसरी घटना से संभावनाओं के मामले में स्वतंत्र बना देते हैं। इस तरह वे जीत व हार के बीच अक्रमिक वितरण का निर्णय करते हैं। ट्रेडिंग में ऐसे अज्ञात वेरिएबल्स भी होते हैं जो किसी खास व्यवहार पैटर्न या परिणाम पर काम करते हैं। ट्रेडर्स अपनी बढ़त एज का उपयोग करके इन्हें पहचान सकता है। ट्रेडिंग में बाजार में किसी भी समय आकार, ट्रेड खरीदने और बेचने अन्य ट्रेडर्स भी अज्ञात वेरिएबल्स है। हर ट्रेड का बाजार की पोजीशन में योगदान होता है। इसका अर्थ है कि भाव बढ़ने घटने की धारणा पर काम करने वाले हर ट्रेडर का दिखाई दे रहे सामूहिक व्यवहार पैटर्न में योगदान होता है। यदि वहाँ पहचानने योग्य पैटर्न हो, यदि ट्रेडर की बढ़त परिभाषा में उसके पैटर्न को
प्रभावित करने वाले वेरिएबल्स हों तो हम यह कह सकते हैं कि बाजार ट्रेडर को ट्रेडर की परिभाषा के अनुसार कम पर खरीदने या अधिक पर बेचने का अवसर दे रहा है। मान लीजिए ट्रेडर ने अपनी बढ़त से मिले अवसर का लाभ लेने के लिए ट्रेड कर लिया, तो कौन सा कारक तय करेगा कि बाजार उसकी बढ़त की दिशा में जाएगा या उसके खिलाफ जाएगा? इसका जवाब है शेष सभी ट्रेडर्स का व्यवहार। वो जैसे ही ट्रेड करता है और उसने सौदे में जब तक बने रहने का फैसला किया है, बाजार के अन्य ट्रेडर्स भी उनके भागीदार रहेंगे। वे उच्च और न्यून की अपनी धारणा के अनुसार काम करेंगे। हर समय बाजार में कुछ ट्रेडर हमारे ट्रेडर की बढ़त परिणामों के पक्ष में काम करेंगे और कुछ भागीदार ट्रेडर की इस बढ़त के विरुद्ध काम करेंगे। इससे पहले नहीं जाना जा सकता कि बाकी सब कैसा व्यवहार करेंगे और उनके व्यवहार का उसके सौदे पर क्या प्रभाव होगा। तो इसलिए सौदे के परिणाम की अनिश्चित रहते हैं। तथ्य यही है कि प्रत्येक वैध सौदे के परिणाम पर बाजार में शामिल अन्य ट्रेडर्स के व्यवहार का कमोबेश प्रभाव पड़ता है, जिससे सभी सौदे के परिणाम अनिश्चित हो जाते हैं। चूँकि हर सौदे का परिणाम अनिश्चित होता है, तो जुए की तरह हर सौदे को अलग सौदे, पिछले सौदे या भविष्य में होने वाले सौदों पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए, बल्कि ट्रेडर को हर सौदे को पहचानने में अपनी बढ़त के एक जैसे ज्ञात वेरिएबल्स का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा यदि हर सौदे का परिणाम अन्य सौदों से पूरी तरह स्वतंत्र है, तो एक के बाद एक किए गए सौदों में सफल और विफल का वितरण भी अक्रमिक होगा, भले ही हर सौदे की सफलता प्रतिकूलताएं ट्रेडर के पक्ष में ही रहे। तीसरा, कैसीनो मालिक हर घटना के परिणामों को पहले से जानने या पूर्वानुमान लगाने का प्रयत्न नहीं करते। हालांकि ऐसा करना बेहद मुश्किल है, लेकिन यदि प्रत्येक खेल में काम करते हैं सभी अज्ञात वेरिएबल्स पर ध्यान दें तो भी सतत परिणाम हासिल नहीं हो सकते। कैसीनो ऑपरेटर ने सीख लिया है कि उसे बस प्रतिकूलताओं को अपने पक्ष में रखना है और घटनाओं को इतना बड़ा रखना है कि उसकी बढ़त को कम करने का पर्याप्त अवसर मिल सके। क्षण भर में ट्रेडिंग। जिन ट्रेडर्स ने संभावनाओं पर विचार करना सीख लिया है, वे बाजार में लगभग इसी नज़रिए के साथ उतरते हैं। माइक्रो लेवल पर उन्हें पता है कि हर एक ट्रेड या बढ़त विशिष्ट उन्होंने ट्रेडिंग प्रकृति को इस तरह समझा कि किसी भी क्षण बाजार चार्ट पर बिल्कुल वैसा दिख सकता है जैसा पहले किसी क्षण नहीं रहा होगा। प्रत्येक बढ़त को पहचानने में उपयोग होने वाला आंकड़ा का पैमाना और गणितीय हिसाब किताब एक बढ़त से दूसरी तक कैसे जैसी हो सकती है, लेकिन बाजार की वास्तविकता सततता एक क्षण से दूसरे क्षण तक एक जैसी कभी नहीं होती। किसी भी पैटर्न को बिल्कुल किसी पिछले क्षण जैसा होने के लिए उस पिछले क्षण में भागीदार रहा हर एक ट्रेडर मौजूद रहना चाहिए। इसके अलावा उसमें से हर एक को एक दूसरे के साथ बिल्कुल वैसा ही संपर्क रखना है जैसा कि उस समय रहा, ताकि वो बिल्कुल वैसे परिणाम दे सके जैसा हमने अपने पैटर्न में देखा था। ऐसा होने की संभावना लगभग नहीं होती। आपके लिए इसकी वास्तविकता समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसका वास्तविक ट्रेडिंग पर बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। हम सभी वेरिएबल्स टूल्स का उपयोग करके बाजार का व्यवहार विश्लेषण करके ऐसा पैटर्न तलाश लिया है जो सबसे अच्छी बढ़त हो सकता है। विश्लेषण के नज़रिए से यह पैटर्न गणितीय व देखने में हर ट्रेडर से पहले जैसा प्रतीत होता है, लेकिन अभी इस पैटर्न को बनाने वाली ट्रेडर समूह की सततता यदि पहले जैसी नहीं हुई तो मौजूदा पैटर्न के परिणामों इससे पूर्व में मिले परिणामों से पूरी तरह भिन्न हो सकता है। विश्लेषण व चेयरमैन का उदाहरण इसे भली भांति व्यक्त करता है कि दुनिया में मौजूद कोई भी एक ट्रेडर जिसकी भविष्य को लेकर आपके अलग धारणा हो, किसी भी विशिष्ट बाजार पैटर्न के परिणामों को बदल सकता है और उस पैटर्न में दिखती बढ़त को झुठला सका है। बाजार का सबसे बुनियादी लक्षण यह है कि बाजार स्थिति में प्रत्येक तत्क्षण व्यवहार पैटर्न और प्रत्येक तत्क्षण बढ़त अपने आप परिणामों के साथ अपने आप में विशिष्ट होते हैं, दूसरों से बिल्कुल अलग। विशिष्टता का अर्थ यह है कि कुछ भी हो सकता है, वो हमारा ज्ञात उम्मीद या अनुमान या अज्ञात अनजान, सिवाय इसके कि हमारे पास असाधारण अंतर्बोध क्षमता हो। इन ज्ञात व अज्ञात वेरिएबल्स का सतत प्रवाह ऐसी संभावनाशील परिवेश बनाता है जहां हम पक्के तौर पर नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। यह आखिरी बात है, काफ़ी तर्कपूर्ण प्रतीत होगी। यह स्वप्रमाणित है, लेकिन किसी भी चीज़ के तर्कपूर्ण या स्वप्रमाणित होने से एक बड़ी समस्या यह है कि अनिश्चितता के प्रति जागरूकता और संभावनाओं की प्रकृति को केवल समझ लेना वस्तुतः संभावनाशील नज़रिए सहित
प्रभावित ढंग से काम करने की क्षमता के समान नहीं है। संभावनाओं पर विचार करने में माहिर बनना कठिन हो सकता है, क्योंकि हमारा दिमाग सूचनाओं को इस तरह संभावित नहीं करता। इसके विपरीत हमारा दिमाग हमें वही बोध करवाता है जो हमें ज्ञात है और जिसे हम अपने अतीत के रूप में जानते हैं। जबकि बाजार में हर क्षण एक नवीन और विशिष्ट है, भले ही वो अतीत की किसी एक घटना के समान क्यों न लगता हो। इसका अर्थ हुआ है कि जब तक हम अपने दिमाग को हर क्षण की विशिष्टता का बोध करने के लिए प्रशिक्षित नहीं कर देते, तब तक हमारे नज़रिए में से यह विशिष्टता स्वतः ओझल रहेगी। हमें केवल उनका बोध होगा जो हमें ज्ञात है। इससे हमारे भय द्वारा प्रतिबंधित कोई सूचना शामिल नहीं होगी। शेष सब कुछ आँख से ओझल रहेगा। मूल बात यह है कि संभावनाओं पर विचार करने में से एक किस्म का मानसिक संतुलन होता है, जिस कारण कुछ लोगों को इसे अपनी मानसिक व्यवस्था पर क्रियात्मक विचार रणनीति बनाने के लिए भारी प्रयास करना पड़ता है। ज़्यादातर ट्रेडर इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भ्रमवश लगने लगता है कि वो संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि वे अवधारणाओं को कुछ हद तक समझने लगे हैं। मैंने ऐसे सैकड़ों ट्रेडर्स के साथ काम किया है जो भ्रमवश मान बैठे थे कि वे संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ मैं ऐसे ही एक ट्रेडर का उदाहरण दे रहा हूँ जिसे मैं बॉब कहूँगा। बॉब एक सर्टिफाइड ट्रेडिंग एडवाइज़र CTA था जो तकरीबन 50 मिलियन का निवेश प्रबंधन करता था। वो लगभग 30 वर्षों से इस कारोबार में था। वो मेरे एक वर्कशॉप में आया क्योंकि उसने अपने प्रतिबिंब खातों में आज तक 12 से 18% से ज़्यादा वार्षिक रिटर्न कभी नहीं मिला था। यह रिटर्न उचित था, लेकिन बॉब इससे संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसकी विश्लेषण क्षमता बताती थी कि उसे 150 से 200% वार्षिक रिटर्न मिलना चाहिए। मैं बॉब की संभावनाओं को प्रकृति का जानकार बताऊंगा। दूसरे शब्दों में, वो इस अवधारणा को समझता था, लेकिन संभावनाशील के नज़रिए से काम नहीं करता। मेरी वर्कशॉप में शामिल होने के बाद उसने मुझसे सलाह लेने की इच्छा जताई। मेरी डायरी में उस फ़ोन चर्चा के बाद यह प्रविष्टि दर्ज है। बॉब ने समस्या के समाधान हेतु फ़ोन किया। उसने बाज़ार में बेली ट्रेड की और इस पर स्टॉप लॉस भी लगाया। बाज़ार उसके स्टॉप भाव से तिगुना ऊपर गया था और यह लौटकर पुनः उसके एंट्री पॉइंट पर पहुंच गया। यहाँ उसने ट्रेड छोड़ दिया। उसके बाहर निकलते ही वह ट्रेड उसकी माफिक दिशा में 500 बिंदु बढ़ गया, लेकिन तब तक वो सौदों से बाहर हो चुका था। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। पहले मैंने उससे पूछा कि जोखिम कितना था। उसे सवाल समझ नहीं आया। उसे लगा क्योंकि उसने स्टॉप लॉस लगाया है तो उसने जोखिम का भी अनुमान लगा लिया। मैंने जवाब दिया, सिर्फ स्टॉप लगाने का यह मतलब नहीं है कि उसके सौदे के जोखिम का सचमुच स्वीकार कर लिया था। जोखिम कई तरह के हो सकते हैं, धन गंवाना, गलत होना, बिल्कुल सही ना होना आदि, जो व्यक्ति के ट्रेड करने के आधारभूत प्रेरणा पर निर्भर है। मैंने संकेत किया कि व्यक्ति की धारणा का खुलासा उसके कामों से होता है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह इस धारणा के साथ काम कर रहा था कि अनुशासित ट्रेडर होने का मतलब अपने जोखिम को परिभाषित करना और स्टॉप लगाना होता है। उसने ऐसा ही किया, लेकिन एक व्यक्ति स्टॉप लगाने के बावजूद विश्वास नहीं होता कि उसे स्टॉप की ज़रूरत होगी, वो ट्रेड उसके खिलाफ जाएगा। उसने इस स्थिति की जिस तरह वर्णन किया, मुझे लगा कि उसके साथ ठीक यही हुआ कि ट्रेड करते वक्त उसे भरोसा रहा होगा कि उसे स्टॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न उसे बाज़ार उसके सौदे के खिलाफ जाने पर यकीन रहा होगा, बल्कि वो इसे लेकर इतना सुनिश्चित था कि जब बाज़ार फिर से उसके एंट्री पॉइंट पर लौटा तो वो बाज़ार को सजा देने के लिए सौदे से इस रवैये के साथ बाहर निकला कि मैं तुम्हें मज़ा चखाता हूँ, जो एक क्लिक में उसी के खिलाफ चला गया। जब मैंने उसे यह बताया तो हामी भरी और सौदे से निकलते वक्त उसका ठीक यही रवैया था। उसने कहा कि वो सौदे को कई हफ्तों से इंतज़ार कर रहा था और जब बाज़ार आखिरकार इस बिंदु पर पहुंचा तो उसे लगा कि यह फ़ौरन रिवर्स होगा। मैंने जवाब में बस इतना कहा कि वो इस अनुभव को अपने लिए सीख की तरह ले। संभावनाओं पर विचार करने की सबसे पहले शर्त यही है कि आप जोखिम को स्वीकार करें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तब आप उन संभावनाओं को स्वीकार करने के बावजूद उनके होने पर उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब आप अपने दिमाग को संभावनाओं के बारे में सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आप
सभी संभावनाओं को बिना किसी आंतरिक प्रतिरोध या संघर्ष के पूरी तरह से स्वीकार किया है और आप अज्ञात ताकतों के सामने आने पर कुछ न करने के तैयार हैं। इस तरह सोचना तब तक असंभव होता है जब तक अपने सौदों के बारे में आगे क्या होने वाला है इसे जानने या हर सौदे में सही होने की आवश्यकता को त्यागने के लिए आवश्यक मानसिक कवायद की ना हो, बल्कि आपको जिस सीमा तक लगता है कि आप जानते हैं या आगे क्या होने वाला है जानने की हसरत है, आपकी विफलता की संभावनाएं उतनी ही बढ़ जाएगी। भावनात्मक जोखिम दूर करना। ट्रेडिंग में भावनात्मक जोखिम को दूर करने के लिए आपको बाजार भी किसी भी क्षण या किसी भी स्थिति में जो करने वाला है या नहीं करने वाला है, अपनी उम्मीदों का उनसे संतुलित करना होगा। आप बाजार के नज़रिए से विचार करने की इच्छा रखकर ऐसा कर सकते हैं। याद रखिए, बाजार हमेशा संभावनाओं में बात करता है। सामूहिक स्तर पर आपकी बढ़त हर मामले में आदर्श दिखाई देगी, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हर ट्रेडर जिसमें भाव गतिविधि या बदलने की संभावित शक्ति है, वो इस बढ़त के सकारात्मक परिणामों को खारिज कर सकता है। संभावनाओं पर विचार करते हुए आपको ऐसा मानसिक प्रारूप या मानसिकता बनानी होगी जो संभावनाशील परिवेश के आधारभूत सिद्धांतों के अनुकूल हो। ट्रेडिंग के लिए संभावनाशील मानसिकता में यह 5 बुनियादी वास्तविकताएं होनी चाहिए। नंबर 1, कुछ भी हो सकता है। नंबर 2, धन कमाने के लिए आपका यह जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होने वाला है। नंबर 3, बढ़त आपको परिभाषित करने वाले किसी भी वेरिएबल सेट में जीत और हार के बीच अक्रमिक वितरण होता है। नंबर 4, बढ़त किसी भी चीज़ के दूसरे के मुकाबले होने के अधिक संभावनाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। नंबर 5, बाजार हर एक क्षण विशिष्ट है। याद रखिए, आपको अनुभव होने वाले भावनात्मक कष्ट की संभावना आपके द्वारा प्राप्त सूचनाओं को परिभाषित और व्याख्यायित करने के तरीके से आती है। जब आप इन 5 सत्यों को अपना लेते हैं तो आपकी उम्मीद हमेशा बाजार में परिवेश मनोवैज्ञानिक वास्तविकताओं के अनुकूल रहने की होगी। उचित उम्मीद रखने पर आप बाजार संभावनाओं को परिभाषित और व्याख्यायित करने की अपनी कष्टकारी या जोखिमपूर्ण क्षमता को समाप्त कर देंगे और इसके बाद आप ट्रेडिंग के भावनात्मक जोखिम को प्रभावी ढंग से खारिज कर देंगे। यहाँ विचार दिमाग को चिंता मुक्त बनाना है, जो इस तथ्य से भली भांति परिचित हो कि बाजार में अज्ञात शक्तियाँ हमारे कार्यरत रहती हैं। जब आप इस तरह सत्य को अपने धारणा प्रणाली का पूर्णतः कार्यरत हिस्सा बना लेते हैं, तब आपके दिमाग का तार्किक हिस्सा इस सत्य का उसी तरह बचाव करेगा जिस तरह आपकी ट्रेडिंग प्रकृति संबंधी धारणा की रक्षा करता है। इसका अर्थ होगा कि कम से कम तार्किक स्तर पर आपका दिमाग स्वतः ही उन विचारों या कल्पनाओं का विरोध करेगा जो आपको विश्वास दिलाती होगी कि आपको पता होगा आगे क्या होगा। उन मान्यताओं की हर ट्रेड अपने आप में विशिष्ट घटना है जिसका एक अनिश्चित परिणाम होता है और इसका अतीत के किसी भी अन्य ट्रेडर के साथ अक्रमिक रिश्ता तथा आपको पता होना चाहिए आगे क्या होने वाला है कि धारणा तथा सही होने की उम्मीद का विरोधाभासी है। यदि आपको अनिश्चित परिणाम पर हमेशा विश्वास होगा तो आपको उम्मीद रखनी होगी कि लगभग कुछ भी हो सकता है। अन्यथा जिस क्षण आपने अपने दिमाग को यह मानने दिया कि आपको पता है कि क्या होगा, तब आप सभी अज्ञात वेरिएबल्स पर विचार करना बंद कर देंगे। आपके दिमाग में दोनों बातें नहीं रह सकती। यदि आपको लगता है कि आप कुछ जानते हैं तो वह क्षण विशिष्ट नहीं रहा। यदि क्षण विशिष्ट नहीं है तो सब कुछ ज्ञात है या जाना जा सकता है, अर्थात जानने को कुछ नहीं है। फिर भी जिस क्षण आप यह गुनगुनाना बंद कर देंगे कि आपको स्थिति के बारे में क्या नहीं जानते या नहीं जान सकते, बजाय इसके कि बाजार जो प्रस्तावित कर रहा है उसे समझने को उपलब्ध रहें, आप अपने को सभी तरह के ट्रेडिंग त्रुटियों के प्रति अति संवेदनशील रहेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपको अनिश्चित परिणामों में सचमुच विश्वास है तो आपने कभी जोखिम को पहले से परिभाषित किए बिना ट्रेड करने पर विचार किया है? क्या आप तब बिना इसके झिझक के मुनाफे काट सकते हैं? जब आपको सचमुच विश्वास हो कि आपको नहीं पता, उम्मीद से कम पर बेचने जैसी ट्रेडिंग त्रुटियों पर क्या कहेंगे? यदि आपको अपने चूकने पर विश्वास नहीं है तो आप बाजार में अब तक उजागर ना हुए संकेतों का पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं? यदि आपको विश्वास नहीं है कि बाजार हमेशा आपके तरीके से चलता रहेगा तो आपका सफल होता ट्रेड विफल क्यों हो जाता है? या आपके पास मुनाफा कमाने
का व्यवस्थित तरीका क्यों नहीं है? आप कोई ट्रेड करने में झिझकते क्यों हैं या ट्रेड ही नहीं करते जब तक आपको विश्वास न हो जाए कि यदि बाज़ार आपके मूल प्रवेश बिंदु पर पहुंच गया है तो यह विफल हो जाएगा। यदि आप चीज़ों को लेकर सकारात्मक रूप से आश्वस्त नहीं हैं तो आप अपनी इक्विटी या नुकसान सहने की भावनात्मक सहनता की तुलना में बहुत बड़ी पोजीशन का ट्रेड करके अपने धन प्रबंधन नियमों को तोड़ देते हैं। अंत में यदि आपको सफलता और विफलता के बीच अक्रमिक वितरण पर समुचित विश्वास है तो क्या कभी बाजार का धोखा देना महसूस करेंगे? यदि आप सिक्का उछालते और आपका अनुमान सही हो तो क्या आप अगली बार सिक्का उछालने पर अपने सही होने पर सिर्फ इसलिए विश्वास कर बैठेंगे क्योंकि आप पिछली बार सही थे? ना ही आप तब अगली बार गलत होने की उम्मीद कर सकते हैं। और जब आप पिछली बार गलत हो रहे हों क्योंकि आपको चित्त व पट में क्रम में अक्रमिक वितरण में विश्वास है तो आपकी उम्मीदों का वास्तविक स्थिति से पूर्णतः सामंजस्य होगा। निश्चित ही आप सही साबित होना चाहेंगे और यदि ऐसा हुआ तो अच्छा है, लेकिन यदि आप गलत हुए तो क्या आपने खुद सिक्का उछालने में धोखा का शिकार मानेंगे क्योंकि आपको पता था कि आपने स्वीकार किया है था कि यह परिणाम को प्रभावित करने वाले अज्ञात वेरिएबल्स काम कर रहे हैं। यहाँ अज्ञात का अर्थ है कोई ऐसी चीज़ ना हो जिस पर आपकी तार्किक विचार प्रक्रिया सिक्का उछालने से पहले ही विचार कर सके, सिवाय इसके कि पूरी तरह स्वीकार करें कि उसे नहीं पता कि क्या होगा। इसके परिणाम स्वरूप आपको धोखा होने पर मिले भावनात्मक कष्ट का अनुभव होने की कम संभावना होगी। बतौर ट्रेडर जब आप अक्रमिक परिणामों की उम्मीद करते हैं तब बाजार जो भी करता है, भले ही आपकी बढ़त की परिभाषा में सर्वथा अनुरूप हो और आपका ट्रेड अंततः सफल रहे, इससे आपको अधिक हैरानी नहीं होगी। हालांकि अक्रमिक परिणाम की उम्मीद का यह अर्थ नहीं है कि आप परिणाम का अनुमान लगाने में अपनी पूर्ण तार्किकता और विश्लेषण क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते, या आप यह कल्पना नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा, या इसका एहसास नहीं कर सकते या अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा आपका हर अंदाज सही भी हो सकता है। आप सही होने की केवल उम्मीद नहीं कर सकते, और यदि आप सही हैं तो आप यह भी उम्मीद कर सकते हैं कि आपके पिछली बार जो भी किया था वो अगली बार काम नहीं करेगा, फिर भले ही हर स्थिति बिल्कुल वैसी ही दिखाई सुनाई या महसूस होती हो। आप अभी बाज़ार के बारे में जो कुछ भी समझ रहे हो वो कभी भी आपके मानसिक परिवेश में मौजूद किसी भी पिछले अनुभव जैसा नहीं होगा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आपका दिमाग जो इसका काम करने का स्वाभाविक तरीका है इन दोनों को एक जैसा बनाने का प्रयास नहीं करेगा। तत्क्षण और आप अतीत के बारे में मैं जो जानते हैं उनके बीच की समानताएं हैं, लेकिन इन समानताओं से आपको केवल काम करने के लिए कुछ ऐसा मिल सकेगा जिससे आप प्रतिकूलताओं को अपने पक्ष में कर सकें। और यदि आप इस नज़रिए के साथ ट्रेडिंग करेंगे कि आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, तो आप अपने दिमाग के स्वाभाविक झुकाव को तत्क्षण किसी पिछले अनुभव के जैसा बनाने के लिए गुमराह कर देंगे। ऐसा करना अस्वाभाविक लगता है। आप पिछले किसी भी अनुभव को, भले ही वो नकारात्मक या अत्यधिक सकारात्मक क्यों ना रहा हो, अपनी मन स्थिति को अनुशासित नहीं करने दे सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो बाज़ार अपने नज़रिए से जो बता रहा है उसे समझना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाएगा। मैं जब भी कोई ट्रेड करता हूँ तो बस यह उम्मीद रखता हूँ कि कुछ हो जाए। मैं अपनी बढ़ते को चाहे जितना बेहतर समझूं, मैं इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करता कि बाज़ार में गति हो या वो अपने को किसी तरह अभिव्यक्त करे। हालांकि मैं कुछ चीज़ों को पता होने को लेकर आश्वस्त नहीं होता। मुझे पता है कि बाज़ार में पिछले व्यवहार के आधार पर उसके मेरे सौदे की दिशा में बढ़ने की संभावना अच्छी या स्वीकार है। कम से कम उसके नहीं पता कि बाज़ार के पिछले व्यवहार के आधार पर इसका किसी खास दिशा में बढ़त मेरे सौदों के लिए अच्छा है या नहीं है। कम से कम उसकी तुलना में कुछ इसके करने के तलाशने के लिए जितना खर्च करने का इच्छुक होता हूँ। मुझे ट्रेड करने से पहले यह भी पता होता है कि मैं बाज़ार को अपनी पोजीशन के कितना खिलाफ जाने दे सकता हूँ। ऐसा एक बिंदु हमेशा होता है जिसके बाद मुनाफे वाली सफलता की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इस बिंदु पर सौदे के काम करने को जानने पर अधिक धन खर्च नहीं करना चाहिए। यदि बाज़ार इस बिंदु पर पहुंच गया है तो मुझे
बिना किसी संदेह, झिझक या आंतरिक संघर्ष के पता होता है कि मुझे इस सौदे से बाहर होना है। नुकसान से कोई भावनात्मक हानि नहीं होती, क्योंकि इस अनुभव की नकारात्मक व्याख्या नहीं करता। मेरे लिए यह नुकसान एक कारोबारी लागत है या वह खर्च है जिसे मैंने सफल सौदे की पहचान के लिए खर्च किया था। वहीं दूसरी ओर यदि ट्रेड सफल रहा तो ज़्यादातर मामलों में मुझे पता होता है कि मुनाफा कब निकालना है। यदि आश्वस्त नहीं तो निश्चित अवश्य होता हूँ। अच्छे ट्रेडर तत्क्षण में रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई तनाव नहीं होता। उन्हें तनाव नहीं होता क्योंकि उन्होंने इस सौदे के लिए जितना धन खर्च किया है उसके अलावा उन्हें और कोई जोखिम नहीं होता। वे सही होने या गलत होने से बचने के लिए प्रयास नहीं करता है, ना ही वे कुछ साबित करना चाहते हैं। उन्हें बाजार जब या यदि बताता है कि उनकी बढ़त काम नहीं कर रही या अब उनका मुनाफा काटने का वक्त आ गया है, तब उनके दिमाग में इस सूचना को रोकने वाली कोई चीज़ नहीं होती। बाजार उन्हें जो प्रस्ताव देता है वो पूरी तरह स्वीकार करके अगली बढ़त का इंतज़ार करते हैं।